Assalamu alaikum, dear students. Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हमने 4:30 का पॉइंट रखा था, 4:30 बज चुके हैं। स्टूडेंट्स कुछ आएंगे या बस यही ज्वाइन कर रहे हैं? 12th स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, हमारी स्ट्रेंथ तो 12th से काफ़ी ज़्यादा है। चलिए जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमने जितने भी अर्लियर लेक्चर्स पढ़े हैं, स्पेशली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और उससे पहले के जो भी कंटेंट्स हैं, कोर्स के अंदर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरीज हैं तो आप पहले पूछ सकते हैं। लेक्चर्स को आपने गो थ्रू किया है और पुश डाउन ऑटोमेटा का टॉपिक आज हमें पढ़ना है, लेकिन वो मैंने बी सेक्शन के साथ पहले कर लिया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। किसी ने उसको ऑलरेडी देखा है? पुश डाउन ऑटोमेटा को पढ़ा है? नहीं मैम, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, पर आपके लेक्चर सुन लिए थे, मतलब जो हमारी क्लास के हो चुके हैं। जो आपकी क्लास वाले हैं वो सुने हैं, मतलब ये अभी एडवांस में आप लोगों ने नहीं सुना? क्योंकि मैं इवन ये भी सोच रही थी कि मुझे वही कंटेंट्स दोबारा रिपीट करने हैं, तो मैं ये क्लास दोबारा लूं या आपको यही सजेस्ट करूं कि आप उसको दोबारा पढ़ लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों की अलग से क्लास लेनी चाहिए, जाहिर है। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट सेशन में भी ये बात बता चुकी थी जब हम फिजिकल क्लास ले रहे थे कि जो बेसिक्स ऑफ ऑटोमेटा है वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने देख ली, कॉन्टेक्स्ट ग्रामर की हमने नॉर्मल फॉर्म भी देख ली है। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्यूरिंग मशीन। वहां पर हम कोर्स को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा, आज सेकंड लास्ट है। इसमें हम पुश डाउन ऑटोमेटा के कंटेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। जनरली ये एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के टॉपिक्स हैं। जब आप मास्टर्स वगैरह में इस कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे तो आप पुश डाउन ऑटोमेटा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस स्टेज पर जहाँ पर हम मौजूद हैं तो हम इसकी बेसिक्स को ज़रूर अंडरस्टैंड कर लेना चाहते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ज़रूर अंडरस्टैंड कर लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, ना पुश डाउन ऑटोमेटा की और ना ट्यूरिंग मशीन की। लेकिन इससे पहले के हमारे जितने भी कंटेंट्स हैं उसकी आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, regular languages, non-regular languages, Moore and Mealy machine, Kleen's theorem, finite automata, regular expression languages, ये सब चीजें जो है वो इन डेप्थ डिटेल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो अगर पुराने किसी भी कंटेंट्स में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इससे पहले हम किसी नई डिस्कशन की तरफ जाएं। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, हम स्टार वेरिएबल जो ले रहे थे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, वो क्यों ले रहे थे? फायदा क्या है इसका? इसका बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अच्छा, ये स्टार्ट वेरिएबल लेना एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, ऑप्शनल किस्म का स्टेप है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपके किसी काम आए। बहुत सारी एग्जांपल्स में वाकई वो आपके किसी काम नहीं आया होगा, लेकिन इसको लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। S produces लेट्स सपोज फॉर एनी रीजंस मैं इस स्टार्ट वेरिएबल को ही खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है
कि किसी वजह से ये जो स्टार्ट वेरिएबल है ये ही मेरे लिए जो है वो अननेसेसरी मूव मुझे दे रहा है और मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कौन सी एग्जाम्पल लूँ जो मेरी बात आपको फुली क्लियर हो जाए। अगर मैं किसी सिचुएशन में इस वक्त स्पेसिफिक एग्जांपल मुझे मिल जाए ऐसी, लेकिन फॉर एनी रीजंस लेट्स सपोज कि मैं अपने इस एस प्रोडक्शन को ही खत्म करना चाहती हूँ, इस स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल को ही खत्म करना, इसकी वैल्यू मैं कहाँ पुट करके देखूं। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, हम ये कर रहे थे ना, मैं इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लूँ। होल एग्जाम्पल में आपसे जरूर इंशाल्लाह, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, अगर कोई ब्रेक लिया तो ब्रेक में मैं ढूंढ लूंगी। लेकिन एक सिंपल अभी छोटा सा केस मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी रीजन मैं इस नॉन टर्मिनल को ही खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम आगे की एग्जाम्पल्स में तो ये कर रहे थे ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कहते हैं एस प्रोड्यूसेस ए और ए प्रोड्यूसेस लेमडा। ठीक है, तो अब मैं इस ए की ये जो यूनिट प्रोडक्शन थी इसको खत्म कैसे कर रही? अगर मुझे ए को खत्म करना है तो मैं ए को कैसे खत्म कर रही थी? लेमडा ए में पुट कर दी। लेमडा की वैल्यू मैं ए में पुट कर रही थी। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि किसी भी अगर हम नॉन टर्मिनल को खत्म करना चाहते हैं तो उस नॉन टर्मिनल की जो वैल्यूज होती हैं, जो उसकी प्रोडक्शन होती हैं, वो हम उसकी पेरेंट प्रोडक्शन के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर यही किया हमने कि ये लैम्डा को खत्म करने के लिए हमारे पास ए की एक पेरेंट प्रोडक्शन अवेलेबल थी। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू हमने इसकी पेरेंट प्रोडक्शन में पुट की। तो एक ही जनरल सा बड़ा हमारे पास केस होता है कि हमेशा जब भी हम किसी नॉन टर्मिनल को खत्म कर रहे होते हैं या उसको डील कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम डील करते हैं उसकी पेरेंट प्रोडक्शन को, उसको तो हम सिर्फ रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन सारी प्रोसेसिंग हमारी कहाँ हो रही होती है? पेरेंट प्रोडक्शन में। लेकिन अगर कभी ऐसा केस हो कि लेट सपोज मुझे एस को प्रोसेस करना है, एस के अंदर कुछ वेरिएशन करनी है, तो अब एस के अंदर वेरिएशन करने के लिए मैं इसकी पेरेंट प्रोडक्शन कहाँ से लेकर आऊं? वो मेरे पास नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रैक्टिस हमने ये बना ली है कि लेट सपोज अगर मैं कह दूं एस डैश प्रोड्यूसेस एस, अब ये ग्रामर पे कोई फर्क भी नहीं डालेगा, ये प्रोडक्शन बिल्कुल अननेसेसरी है, और जब मैं यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने जाऊंगी तो ये प्रोडक्शन खुद ब खुद इरेज भी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे इसको ऐड करने से मेरी ग्रामर की मीनिंग कभी चेंज नहीं होती। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि अगर मुझे एस की वैल्यू कहीं पुट करने की जरूरत पड़ जाती है तो मैं एस की वैल्यू इसकी पेरेंट प्रोडक्शन में पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो किसी सिचुएशन में, किसी एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है, अभी तक हमने क्लास में जितनी एग्जाम्पल ली इत्तेफाक से हमने जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल था उसके अंदर कोई ऐसी सच वेरिएशन की नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो हमारी सारी प्रोसेसिंग हो वो स्टार्टिंग प्रोडक्शन के अंदर ही हो, पहली प्रोडक्शन के अंदर ही हो, तो उसकी पेरेंट प्रोडक्शन हो तो हमारे लिए प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। तो ये एक ऐसी ऑगमेंटेड ग्रामर होती है कि हमारा जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है उसकी एक पेरेंट प्रोडक्शन हो जाती है, जो कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए, जिसका कोई अफेक्ट नहीं होता, नेग्लिजिबल होती है, इग्नोरेबल होती है। लेकिन अब हम एस की वैल्यूज कहीं पुट कर सकते हैं और एस को प्रोसेस करने में हमें आसानी होती है। तो बहुत सारी जगहों पर हमने इस स्टेप को लिया है, लेकिन जैसे कि मैंने पिछली दफा भी शायद किसी क्लास में कहा था कि इवन जो आपकी कोहेन वाली बुक है ना, उस कोहेन वाली बुक के अंदर इसको डिस्कस किया भी नहीं गया है।
उसमें ये तरीका फॉलो नहीं किया गया, इवन फर्स्ट स्टेप भी नहीं है उसके अंदर ऑगमेंटेड ग्रामर में आपकी ग्रामर को कन्वर्ट नहीं किया गया। तो ये एक पर्टिकुलर लोगों का करने का तरीका है। ये जो CFG को CNF में कन्वर्ट करना है, इसको लोगों ने अपने अपने तरीके से एड्रेस किया है। तो आप जितने भी इंटरनेट पर ट्यूटोरियल्स देखेंगे या आप बुक्स देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप्स में वेरिएशन नजर आएगी, हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग से करता है। इवन मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने आपको 3 सीक्वेंस दी ना, मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप नया सिंबल लें, स्टार्टिंग सिंबल को चेंज करें, दूसरा मैंने आपसे कहा कि आप नल प्रोडक्शन को इरेज करें, तीसरा मैंने आपसे कहा कि आप यूनिट प्रोडक्शन को इरेज करें, और चौथा कहा कि वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई यही स्टेप्स फॉलो करे। हो सकता है कि कोई 4th स्टेप पहले कर ले, हो सकता है कोई जो हमारे जो इस तरह की प्रोडक्शंस होती हैं जहां पर वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, हो सकता है कोई इस तरह की प्रोडक्शन को पहले डील कर ले, बाद में नल प्रोडक्शन को इरेज कर ले और उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट मेरा ये था कि सिंपल से सिंपल हो जाए। अगर किसी को डिफिकल्टी होती है, जैसे मुझे भी बड़ी डिफिकल्टी होती थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ग्रामर को वेरिएशन करते हुए, तो ये हर किसी की लॉजिक अलग होती है, हर किसी का माइंड काम करने का अलग तरीका होता है। तो अगर आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जबानी ही ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको 3-4 स्टेप भी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि वो एक नजर ग्रामर को देखेंगे और एक ही स्टेप में वो पूरी की पूरी नई अपनी CNF ग्रामर लिख देंगे, जो कि बिल्कुल सही सॉल्यूशन होगा। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं कि उनको जरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो ये स्टेप डाल लेने से क्या होता है कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है, थोड़ी सी एस को एड्रेस करने में, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल को एड्रेस करने में आसानी हो जाती है। इस वजह से ये स्टेप मैंने आपको दिया था। लेकिन आप बिल्कुल जैसे सही कह रहे हैं कि अक्सर शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। कहाँ जरूरत पड़ेगी ये मैं आपको ऐसी कोई एग्जांपल जरूर, मेरा आपसे वादा है कि मैं ब्रेक के बाद या ब्रेक के बाद नहीं कर सकी तो नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस कर लूंगी कि जहां पर आपको इस प्रोडक्शन का काम समझ में आ जाएगा क्यों किया। ओके मैम। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है राजेश कुमार कि हम को जी जी एस की एक पेरेंट प्रोडक्शन चाहिए, ताकि अगर मुझे एस के अंदर कोई चेंजिंग करनी, कोई वेरिएशन करनी है तो मैं उसके अंदर जाकर कर लूं। ओके मैम। मैम मैम अब यहाँ से एस को रिमूव कर सकते हैं हम? यहाँ से एस को रिमूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एस को हम कैसे रिमूव करेंगे? अगर एस को रिमूव भी कर दें तो ये एस यहीं चला जाएगा, ये ए हाँ, डायरेक्टली चला प्रोड्यूस जाएगा। करने लगेगा। सही यही करेंगे ना? सही है। लेकिन मैम इसको अगर ऐसी वाली कंडीशन आ जाए तो इसमें तो हमारे पास वो CNF, हाँ CNF वाला रूल तो नहीं फॉलो हो रहा ना नहीं, तो नॉन अभी टर्म इसको का। करेंगे ना, क्योंकि हमने ये बात पहले ही कही है कि इस तरह की ग्रामर हमें नहीं चाहिए होती है। हमें हाँ यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके हम यूनिट प्रोडक्शन को भी डिलीट करेंगे जाहिर है, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट आपका लैम्डा ही आ जाएगा। अल्टीमेट शक्ल तो यही बनेगी, लेकिन ये शक्ल आप कितनी देर में समझ पाते हैं बनेगी। हो सकता है फर्स्ट स्टेप पर ही समझ ले, हो सकता है 2-3 स्टेप लेने के बाद आपको समझ में आए। लेकिन चाहे एस प्रोड्यूस करे लैम्डा को, कहने का पॉइंट ये कि चाहे एस डैश प्रोड्यूस कर रहा है चाहे एस प्रोड्यूस कर रहा है, बात कोई फर्क नहीं है। ये तो सिर्फ वेरिएबल का नाम है। अगर आप कह देते हैं एस डैश प्रोड्यूसेस एस, तो इसका मतलब है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं कहती हूँ कि इंटीजर a is equal to 1 फॉर एग्जाम्पल, और मैं फिर अचानक मुझे कुछ याद आ जाता है इंटीजर b बना देती हूँ और मैं b को कह देती हूँ a। तो ये वेरिएबल बनाने का कोई जरूरी नहीं थी, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मैंने क्यों बनाया? कभी कभार एज अ टेम्पररी वेरिएबल मुझे बनाने की जरूरत पड़ेगी ना। ये आप कभी कभार करते हैं प्रोग्रामिंग में ऐसा? यस मैम करते हैं। कोई ना कोई वजह होगी, आपने फॉर द टेम्पररी रीजंस ए को क्रिएट किया होगा और आपने उसकी वैल्यू बी के अंदर पुट करा दी। एक्चुअली आप डील बी को कर रहे होंगे, तो आप चाहते हैं कि ए की वैल्यू भी सिक्योर रहे, बी की वैल्यू भी सिक्योर रहे। तो ये बिल्कुल वैसे, इससे आपके कोड पे, इससे आपकी इम्प्लीमेंटेशन पर कोई फर्क भी नहीं आएगा। ये एक अननेसेसरी सा वेरिएबल है जो बाद में जाकर डिलीट हो सकता है। तो आप चाहे तो बी को डिलीट कर दें, चाहे ए को डिलीट कर दें। लेकिन इस वक्त जो भी सिचुएशन है तो ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है। तो बिल्कुल वैसे ही ये हमारी ग्रामर की इस वक्त सिचुएशन हो जाती है कि अगर हमारी पूरी कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रामर है, लेकिन उसके स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल को हम कहते हैं कि एस डैश उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल और बना दिया है और उस वेरिएबल को हम फर्दर कहीं यूज कर सकते हैं बगैर एस की वैल्यू को लूज किए हुए। एस की वैल्यू अपनी जगह रहेगी और हमारे पास एक पेरेंट प्रोडक्शन होगी, ताकि हम एस को अच्छे से प्रोसेस कर लें पहले और उसके बाद एस को रिमूव कर सकें।
वरना क्या होगा कि एस को रिमूव करने के लिए हमारी ग्रामर मुश्किल में आ जाएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए होती है एक पेरेंट प्रोडक्शन। अगर मैं रिमूव भी करना चाहती हूँ ए को, तो पहले मेरे पास एक और सिंबल हो और वहां पर जाके, फॉर एग्जांपल एस आगे कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहले मैं एस को तो मैं आराम से जो है वो एस की वैल्यूज पहले कहीं पुट करके देख सकती हूँ। प्रोडक्शन में ये सिक्योर रहेगी और आगे मैं आराम से एस को इरेज कर सकती हूँ। वरना मैं इसी स्टेप पर अगर मैं एस को इरेज कर दूंगी तो हो सकता है कि कोई मुझसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लूज हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूज लूज हो जाए। तो इसलिए कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा एक अच्छी एग्जाम्पल लेंगे तो हम उसको डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगी और कभी कभार जरूरत शायद नहीं भी पड़ेगी। मैम असाइनमेंट में एक था क्वेश्चन, वो करेंगे आप? एक कौन सा? थोड़ा 3rd नंबर था जो असाइनमेंट में, एस प्रोड्यूसेस, बताऊं मैम? मैं एक मिनट खोल लेती हूँ यहाँ पर। ये जो मैंने क्विज लिया था उसमें, हाँ उसमें मैम थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी प्रॉब्लम्स में, तो ये अगर कर दें तो वो मे बी सॉल्व हो जाए। ये वाला 3rd वाला मैम। हाँ ये वाला। ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हम उस स्टेप को ही अपने जहन में रख लें तो ये कर सकते हैं कि एस डैश प्रोड्यूसेस एस। यस मैम। ठीक है। और अब हमें लेमडा, तो हमारे पास कोई नल प्रोडक्शन तो है नहीं जिस नल प्रोडक्शन को हमें रिमूव करना हो। तो अगला स्टेप हमें क्या करना चाहिए? अगला स्टेप हमें करना चाहिए कि यूनिट प्रोडक्शंस को इरेज करना चाहिए। क्या यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास कोई है? यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास एक ही है, तो इसको ही इरेज कर देते हैं। और इसको इरेज करने के बाद आप चाहें तो एस की वैल्यूज डालें। मैं इसको डायरेक्टली यहीं से इरेज कर देती हूँ क्योंकि इस पे हमने कोई प्रोसेसिंग की ही नहीं, तो हमारी ग्रामर यहीं तक पहुंची है। अब हमारे लिए अननेसेसरी कौन से जो है वो रह गए हैं मूव्स। ये ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है एस प्रोड्यूसेस ए जेड, ये नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं? कोई सॉल्यूशन है आपके पास? यस मैम। जी, क्या सॉल्यूशन है? इसमें एस को हम रख देंगे जेड के साथ, जो एस प्रोड्यूस हो रहा है ना इसके साथ एस को या तो हम किसी और वेरिएबल में कर दें, डब्ल्यू बना लें या कोई और बना लें। अगर यहाँ पर एस को रख देंगे, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। एक न्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसमें फिर हम लोग इसको ए को रख देते हैं। चलें, दोनों तीनों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। मेरे पास 3 आप लोगों ने ऑप्शन दिए, बल्कि शायद 2 ही दिए। एक ने कहा कि हम इस ए को एस से रिप्लेस कर दें, और जैसे सादिया आप कह रही हैं कि सबसे पहले मैं एस वाला केस डिस्कस कर लूं। देखें, एस जो है, एस के पास हमारे पास 2 प्रोडक्शन है। एस अकेला ए भी प्रोड्यूस कर सकता है और एस ए जेड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हो सकता है कि एस की मीनिंग यहाँ पर एस रखने से चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो एस यहाँ पर रखना सेफ नहीं है। हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी मीनिंग सिर्फ ए हो और ए के अलावा कुछ भी ना हो। तो जैसे कि आप कह रही हैं सादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम एक वेरिएबल ले सकते हैं कोई भी, जैसे कि ए ले लिया मैंने, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने प्रोड्यूस कर दी ए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन जब मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल मौजूद है, हम सीएनएफ में कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि ग्रामर सिंप्लीफाइड रहे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल मौजूद है ना जेड। ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है। तो मैं चाहूं तो एक नया वेरिएबल ले सकती हूँ, ये बात भी ठीक है। अगर आपने एक नया वेरिएबल लेके यहाँ पर ए लिख दिया है तो भी ठीक है। लेकिन अगर इसी ग्रामर की बाउंड्रीज में रहते हुए मुझे इसके अंदर चेंजिंग करनी है, तो मैं एस के बदले अगर जेड सेलेक्ट करूं तो कितना अच्छा है। जेड सही है बिल्कुल, क्योंकि जेड ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली प्रोडक्शन है। जेड की मीनिंग सिर्फ एक है, जेड की मीनिंग सिर्फ ए है, लेकिन एस की तो 2 मीनिंग्स है। तो इन दोनों में से अगर मुझे कोई वेरिएबल रीयूज करना है तो वो जेड हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का ये है। अब ये हम आ गए सीएनएफ के अंदर। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, या अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं और आपने ऐसे भी कर लिया है,
आपने एक नया वेरिएबल ले लिया a फॉर एग्जांपल, या कोई भी नाम से मैटर नहीं करता, और आपने उसको कहा कि वो a के बराबर है, और आपने यहाँ पर a रख दिया है, तो है ये भी ठीक, इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स की हमें जरूरत नहीं है ना, कि z भी a प्रोड्यूस करे और a भी a प्रोड्यूस करे। अगर मुझे a प्रोड्यूस करवाना ही है जी तो मैं z से भी प्रोड्यूस करवा सकती हूँ। सही मैम, समझ आ गया। सही है मैम। ठीक है, जी मैम ठीक है। और कोई इस तरह की मैम क्यूरी? मैम z की जगह पे a की वैल्यू नहीं रख सकते हैं डायरेक्ट? z की जगह पर a की वैल्यू, मतलब जो z a गिवन था ना, जैसे ये सेकंड क्या था? एक स्टेटमेंट मिनट, में, एक्चुअल ग्रामर हमारी कैसी थी? एक्चुअल ग्रामर हमारी az थी। हाँ, यहाँ पे z की जगह नहीं रख सकते हैं a की वैल्यू? z की जगह पर a की वैल्यू कौन सी, नहीं रख किसकी सकते जगह? ना। हाँ हाँ यहाँ पर ये a लिख दूं, ये कह रहे हैं? यस मैम, नीचे खत्म कर दें वो। दो ठीक है, टर्मिनल अलाउ नहीं लेकिन ये नहीं चॉम्स्की मैम। नॉर्मल फॉर्म में आया नहीं ना। हम मूव वो करेंगे हाँ कि जो हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए। हम कह रहे हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कि एक नॉन टर्मिनल एक ही टर्मिनल को प्रोड्यूस करे। ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है, मगर ये पेयर ऑफ टर्मिनल्स तो आने ही नहीं चाहिए। सही। पेयर ऑफ वेरिएबल आ सकते हैं। अगर मैं लिखूं z, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लिखूं s, z, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। अगर मैं लिखूं a, z, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं। ठीक है, तो ये a z था, तो मैं कुछ भी नहीं, सिंपली क्या कर सकती हूँ कि ये z को ही दोबारा 2z रखने की तो मुझे इजाजत है, तो मैं 2z रख देती हूँ। ठीक है, मैसेज गॉट इट, सही है। चलें, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और ब्रेक लेंगे बीच में। उसमें आपका जो रह गया है राजेश, अच्छा सवाल था आपका, उसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा। एक मिनट बच्चे, जरा मुझे टाइम दीजिए। ठीक है जी, तो आज का हमारा एजेंडा अब क्या है? पुश डाउन ऑटोमेटा। ये आपने पहले कभी पढ़ा है, डिस्कस किया है, या आज फर्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? मेरे ख्याल में नया टॉपिक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट लेते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में पूछूं, एक सवाल जो मैं आपसे अक्सर क्लासेस में पूछती थी, दोबारा एक दफा पूछ लूं, कोई मुझे रिवाइज करा दे। ये रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, और रेगुलर लैंग्वेज का एफए और आरई से क्या रिलेशनशिप है? थोड़ा सा मुझे, थोड़ा क्लीन्स थ्योरम के कंटेंट्स और रेगुलर लैंग्वेज थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश करेंगे आप? हैंड रेज करके कोई बताए। हर रेगुलर लैंग्वेज का एफए बनता है। हर रेगुलर सॉरी, लैंग्वेज एनएफए। का एफए बनता है। चलेंगे, आपने एनएफए। रेगुलर लैंग्वेज और एफए का रिलेशनशिप। रेगुलर लैंग्वेज होती क्या है? जिसकी रेगुलर जो एक्सप्रेशन किसी जो मैम रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन हो एक्सप्रेस मैम। करे। जो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो सके। ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो सके, अगर उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है तो हम उसको कहेंगे ये लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है, यहाँ तक सही है। और क्लीन्स क्या कहता है? क्लीन्स थ्योरम में हम क्या कह रहे हैं कि जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है, जो सादिया ने भी बात की, कि जिस उसका एफए भी बन सकता है। उसका एफए भी बन सकता है, उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बन सकता है। ग्राफ। तो पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि हमारे पास दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मगर उन लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेजेस क्या होती हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। सारी लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं होती, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो रेगुलर होती हैं।
अब किसी लैंग्वेज के बारे में अगर मुझे आपसे पूछना है कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करके देखेंगे। अगर आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, ये रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, लैंग्वेज रेगुलर है। अगर उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन पाती, आप कहते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाती है तो आपके जहन में फौरन के फौरन एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी आ जाती है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो कि किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, ये हम पूरे कोर्स के स्पेशली फर्स्ट मिड के हमारे कंटेंट ही थे, हमने यही चीज पढ़ी। अब आ जाते हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि रेगुलर नहीं होती, वो होती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो कौन मुझे बताएगा कि अगर मेरे पास जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका जाहिर है कि रेगुलर एक्सप्रेशन तो बन नहीं पाएगी। तो अब मैं उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकती हूँ? क्या मेरे पास कोई वे है कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं? लैंग्वेज है नॉन रेगुलर। मैम कॉन्टेक्स्ट ग्रामर बिल्कुल सही कह रहे हैं मलूक। ये किसी का मैसेज भी आया है। FA कैन बी क्रिएटेड बाय TG इन FA। ठीक है, सही बात कह रहे हैं। और अगर लैंग्वेज नॉन रेगुलर है तो फिर उसकी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। तो जो काम रेगुलर लैंग्वेज के लिए आरी करती है वही काम नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर करती है। अच्छा, रेगुलर लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए हम FA बना देते हैं। एक मशीन है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो क्या ऐसी कोई मशीन की हमें जरूरत है, होनी चाहिए कि वो हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी समझा सके? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कभी कभार वेग हो सकती है, एम्बिगुअस हो सकती है। उसकी प्रोसेसिंग समझने के लिए हम एक मशीन बना सकते हैं। अगर कोई मशीन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट कर सकती है तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा एक्चुअली FA की ही टाइप है, लेकिन ये FA की एक ऐसी टाइप है कि जो बनाई गई है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकती है और एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, तो वो तमाम लैंग्वेजेस जो नॉन रेगुलर हैं, वो तमाम लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट हो सकती हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से भी और पुश डाउन ऑटोमेटा से। कोई मेरे पॉइंट को रिपीट करेगा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अब्दुल गफूर। आयशा। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी समझ गए मैम। आपने यही कहा ना कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, मींस आरी का काम जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नॉन रेगुलर में करता है। सही है। और पुश डाउन ऑटोमेटा फिर क्या है? नॉन रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है पुश डाउन ऑटोमेटा। एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, बिल्कुल सही अब्दुल गफूर, 100% आप सही कह रहे हैं। एक मशीन है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, एक स्टेट डायग्राम है। ये एक स्टेट डायग्राम किस तरह की लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया है? नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया है। नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, वो पुश डाउन ऑटोमेटा से भी रिप्रेजेंट होती हैं। अभी पुश डाउन ऑटोमेटा बनता कैसे है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये शक्ल हम देख लेते हैं। जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं तो पुश डाउन ऑटोमेटा होता तो स्टेट डायग्राम ही है, लेकिन इस स्टेट डायग्राम में कुछ चीजें बिल्कुल FA जैसी होती हैं, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा FA की ही टाइप है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। तो कोई मुझे बताएगा, आपको अगर ये पुश डाउन ऑटोमेटा नजर आ रहा हो तो इसके अंदर आपको क्या चीजें बिल्कुल फ्रेंडली सिमिलर नजर आ रही हैं, जिनका मतलब आप ऑलरेडी समझ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज अगर नजर आ रही है जिसका मतलब आप शायद नहीं समझ पा रहे हो? एक डॉलर की साइन है जो समझ नहीं आ रही, बाकी तो एप्सिलॉन है, नल सेट है मैम। ठीक है, एप्सिलॉन को आप पहचान पा रहे हैं, डॉलर सही है। फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट वेरी गुड, आपको नजर आ रही है। फाइनल स्टेट्स भी आपको नजर आ रही हैं, एजेस भी आपको नजर आ रही हैं। एजेस भी हैं, लूप अच्छा, एज के ऊपर जो लिखा है वो कुछ बात समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एज के ऊपर क्या लिखा है? अगर A लिखा होता, B लिखा होता, C लिखा होता, बात समझ में आती है। इनपुट A मिलेगा तो एक स्टेट पे जाना है, B मिलेगा तो दूसरी स्टेट पे जाना है। ये जो डायग्राम है इसमें एजेस का लेबल जरा डिफरेंट है। ठीक है, एक आम FA जब हम देखते हैं तो उसके जो लेबल्स होते हैं जिसके ऊपर वो बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, रादर देन कि सिर्फ एक अल्फाबेट लिखा हो, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। अब इनको एक एक करके एक एक इंग्रेडिएंट को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में समझते हैं तो ये बात हम जानते हैं कि वर्ड्स में समझ लेना काफी नहीं है, हमें उसको मैथमेटिकली समझने की जरूरत होती है। तो आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, थोड़ी मुझे बताई भी है, लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन अब देखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये पुश डाउन ऑटोमेटा अगर मैं किसी डायग्राम को देखूं तो मैं कब कह सकती हूँ कि ये पुश डाउन ऑटोमेटा है, क्वालिफाई होगा पुश डाउन ऑटोमेटा होने के लिए, और कब मैं कहूंगी कि नहीं रिजेक्टेड है, ये एक वैलिड पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्वालिफाई करने के लिए 6 टपल डेफिनेशन होती है। उस ऑटोमेटा के अंदर 6 एलिमेंट्स मुझे नजर आने चाहिए। इसमें से पहला एलिमेंट है क्यू, दूसरा है अल्फाबेट सेट, तीसरी है ये साइन। ये साइन आप लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? समेशन। समेशन तो नंबर 2 को कह रहे हैं ना, नंबर 3 वाला पूछ। टॉ टाउ टॉ पढ़ते हैं। हाँ, कुछ मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था, वहां पर इसको टाउ कहा जा रहा था, फिर मैंने इसको गूगल किया, गूगल कह रहा है कि ये कैपिटल गामा है। ग्रीक में भी कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉन्सेप्ट है, तो अगर गामा को कैपिटल देखेंगे तो वो ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी। बहरहाल अभी आपका काम है, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखा दी है, गामा है ग्रीक में या ये टाउ है, ये आप खुद देख लीजिएगा कि क्या कहते हैं। बहरहाल हमारे पास एक अलग रिप्रेजेंटेशन मौजूद है स्टैक अल्फाबेट्स के लिए, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर स्टेट तो होती है, लेकिन स्टेट को अकम्पनी करने के लिए हमारे पास एक स्टैक भी होता है। डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने स्टैक पढ़ा होगा, स्टैक को आप अच्छे से जानते हैं। तो एक एफए के अंदर, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर सिर्फ स्टेट चार्ट डायग्राम होता है, लेकिन जब पुश डाउन ऑटोमेटा को हम रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहां पर स्टेट चार्ट के साथ हमें स्टैक भी नजर आता है। तो अब स्टैक के ऊपर जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये नंबर 4 पर क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन। डिटेल में समझते हैं। इस पुश डाउन ऑटोमेटा का जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो उसका ट्रांजिशन फंक्शन ही होता है, तो इस पर हम थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है। ये ट्रांजिशन फंक्शन हमें बताता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हमें कब मूव होना है। फिर हमारे पास एक क्यू नॉट है। क्यू नॉट है हमारे पास इनिशियल स्टेट, और हमारे पास सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। ठीक, तो एक एक करके हम एक एक एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्यू। क्यू क्या है? सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, जैसे कि एफए में होती हैं, जैसे एनएफए में होती हैं, जैसे मूर मशीन में होती हैं, जैसे मिली मशीन में होती हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा है तो उसके अंदर सेट ऑफ स्टेट्स तो होंगी। आई होप इसको हम फर्दर डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, जब सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास हैं तो उन सेट ऑफ स्टेट्स में एक क्यू नॉट का होना लाजमी है। 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, एक से ज्यादा भी नहीं और 0 भी नहीं। एक कम से कम आपकी क्यू नॉट या कोई भी उसका नाम हो सकता है, इनिशियल स्टेट होना लाजमी है। अगर इनिशियल स्टेट है तो पुश डाउन ऑटोमेटा है, अगर इनिशियल स्टेट डिफाइंड नहीं है इसका मतलब है ना तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा है ना वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। ठीक है, और ये क्यू नॉट जरूर किस सेट का पार्ट होगा? क्यू सेट का। ठीक है, क्यू में हमारी सारी स्टेट्स होती हैं, जबकि क्यू नॉट भी एक स्टेट होती है जो कि किसका मेंबर होती है? क्यू का मेंबर होती है। अच्छा, फिर हमारे पास सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट्स भी होती हैं। फाइनल स्टेट एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। जितनी भी स्टेट्स हैं उनका हम सेट बना देते हैं और उन सेट को हम कह देते हैं एफ। तो अगर इस वक्त एक डायग्राम हमारे सामने, इसमें इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट और उसके अंदर 2 फाइनल स्टेट है Q3 और Q4, तो Q3 और Q4 अगर दोनों को हम किसी सेट में डाल दें तो उस सेट को हम कह देते हैं F। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है एफए और डीएफए से, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं इनपुट अल्फाबेट्स। यहाँ पर थोड़ा सा हमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये समेशन का निशान आप देखते आ रहे हैं सेमेस्टर के शुरू से, रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। इनपुट अल्फाबेट्स ABCD भी हो सकते हैं, 0101 भी हो सकते हैं। सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स के कौन से इनपुट अल्फाबेट्स के ऊपर, कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर हमारी मशीन काम कर रही है और किन कैरेक्टर्स को वो रिकॉग्नाइज कर सकती है। एफए और एनएफए के केस में जो अल्फाबेट्स होते थे ये सिंपली लिस्टेड होते थे, लिखे हुए होते थे। लेकिन यहाँ पर पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट टेप। एक मिनट जी, बख्तियार आप हैंड रेज कर चुके हैं। मैम आपने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, उधर तो स्लाइड में इनिशियल लिखा हुआ है। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, गलती से लिख के फिनिश फाइनल स्टेट्स।
सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक है, उसका नाम एफ है, बिल्कुल ये जाहिर आप समझते हैं, एफ जो है हमारी फाइनल स्टेट्स का नाम है और इस सेट को हम कहते हैं का नाम एफ होता है और इसके अंदर मेंबर्स कौन से होते हैं, जितनी भी हमारी फाइनल स्टेट्स होती है। थैंक यू बख्तियार, ये गलती कर दी मैंने स्लाइड लिखते हुए। ओके ओके। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट टेप को। अभी तक एफए, डीएफए, मूर, मिली, मशीन पढ़ते हुए हमने टेप को इतने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करेंगे तो पुश डाउन ऑटोमेटा डिफरेंस इस तरह से हमें नजर आता है आपके फाइनाइट ऑटोमेटा से, कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर सिर्फ प्रोसेसिंग दिख रहे होते हैं और प्रोसेसिंग के साथ मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पुश डाउन ऑटोमेटा को हम पुश डाउन ऑटोमेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ना तो सिर्फ हमारे पास प्रोसेसिंग होती है बल्कि हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को भी, और मेमोरी को सबसे ज्यादा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैक की सूरत में, मगर ये टेप भी कहीं ना कहीं हमें मेमोरी का कुछ कॉन्सेप्ट दिखा रही होती है। ये टेप रेफर कर रहे होते हैं हम किससे, एक्चुअली जब भी मैं ये टेप दिखा रही हूँ तो ये हमारे कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है, एक्चुअली ये मेन मेमोरी या रैम को ज्यादातर रिप्रेजेंट कर रही होती है। कि ये जो हमारा इनपुट पड़ा होता है कहाँ होता है, जनरली रैम के ऊपर या मेन मेमोरी के ऊपर ही होता है। और हम ये जानते हैं कि मेमोरी के अंदर सिर्फ आपका किसी लैंग्वेज से रिलेटेड डेटा नहीं पड़ा होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी पड़ा होगा, आपकी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पड़े होंगे, आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के ऊपर हो रही है वो सब रैम के ऊपर मौजूद होगी। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इस टेप के ऊपर सिर्फ आपके पुश डाउन ऑटोमेटा से रिलेटेड ही कंटेंट्स पड़े होंगे, इस टेप के ऊपर तो न जाने क्या क्या होगा। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर कोई पुश डाउन ऑटोमेटा है और उसको हम इनपुट दे रहे हैं ए बी ए बी ए बी, तो ये टेप के ऊपर मौजूद इस तरह होगा, कंटिगुअस फॉर्म में होगा, ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये ब्लॉक्स की सूरत में मौजूद होगा। और जैसे ही इनपुट खत्म हो जाएगा वहां टेप खत्म नहीं होगी, टेप हमारी है अभी चल रही है, उसके अंदर और भी डेटा पड़ा होगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इनपुट हमारा खत्म हो गया, तो हम अपने कंप्यूटर के किसी भी एक सिंबल को पसंद कर लेंगे। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट में हम उस सिंबल को कहते हैं सेंटिनल। अगर मैं यहाँ स्पेलिंग लिखना चाहूँ तो हम इसको कहते हैं सेंटिनल, ठीक है। सेंटिनल हम किसी भी ऐसे कैरेक्टर को कह देते हैं, किसी भी ऐसे अल्फाबेट को कह देते हैं कि जिसको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हमें एंड ऑफ फाइल बताए, एंड ऑफ इनपुट बताए। फिलहाल हमने इस एग्जाम्पल में डॉलर ले लिया है, बहुत सारी बुक्स के अंदर, ज्यादातर बुक्स के अंदर इसको डॉलर को ही इस्तेमाल किया गया है। आपकी कोहन वाली बुक में डेल्टा का साइन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं, कभी कभी एप्सिलॉन को भी लिया गया है। तो आप जिस भी सिंबल को, फिलहाल इस एग्जांपल के अंदर हमने डॉलर लिया हुआ है, डॉलर एक्चुअली टेप के ऊपर ही मौजूद होगा, एक कैरेक्टर के तौर पर मौजूद होगा, लेकिन ये डॉलर हमें क्या बता रहा होगा, हमेशा एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ इनपुट, ठीक है। मैं समझा पाई हूँ अपनी बात को? इसको थोड़ा प्लीज जोया थोड़ा रिपीट करेंगी, ये इनपुट टेप का कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ आया? मैम ये इनपुट टेप एक्चुअली हमारी मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास जो भी इनपुट आएगा उसको हम वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारी रैम पर स्टोर होगा। फिर जब एंड ऑफ फाइल होगा उसके लिए हम कोई भी कैरेक्टर चूज कर लेंगे जो कि हमें बताएगा कि यहाँ पर इनपुट खत्म हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। और टेप के ऊपर आगे लेट सपोज अगर हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कि डॉलर के बाद यहाँ पे बी सी डी एफ फाइनल पेपर आपका आता है, लेट सपोज बाहर से आता है, टेप बनी हुई है, उस टेप के ऊपर ए बी सी डी कुछ लिखा है, डॉलर बना हुआ है और उसके आगे भी इनपुट दिया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि डॉलर के आगे वाले इनपुट को हमें प्रोसेस नहीं करना, हमारा जो पुश डाउन ऑटोमेटा से रिलेवेंट इनपुट था वो डॉलर पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये टेप ये समझाने के लिए होती है कि आपकी सारी जो मेमोरी है वो एक तरफ, लेकिन उस मेमोरी के अंदर आपका काम का इनपुट कौन सा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी जी जोया। लिख रही हैं आप? जी जी पूछिए। अगर हमारे इनपुट टेस्ट में कैरेक्टर बेटा आपकी आवाज इतनी कट रही है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप लिखेंगी? चैट बॉक्स में लिखें क्या? मैम जोया व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज ना कर दे। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें, चलें कर दें। अच्छा
जी बेटा, ये ऑनलाइन क्लासों का अलग ही मजा है ना, ये मजा हमें क्लासरूम में मिल ही नहीं सकता जो यहाँ मिल रहा है। जी क्वेश्चन आ गया मुझे लगता है। मैम व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है जो भी हो एडमिन? हसीब है मैम। हाँ हसीब हूँ। चलें बेटा, आप क्वेश्चन पूछेगा, मैं तब तक अगली स्लाइड पे जा रही हूँ, अगर कोई बहुत क्रूशियल क्वेश्चन नहीं है। बाकी किसी और को कोई क्वेश्चन है? अभी तक जो हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, हमने कैपिटल क्यू पढ़ा है, क्यू नॉट पढ़ा है और कैपिटल एफ। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो पुश डाउन ऑटोमेटिक हैं, आप सबको क्लियर हैं जोया के अलावा? मैम जी मैम क्लियर है। ठीक है जी। हाँ, ये जो आपके तीनों सीनियर बच्चे हैं, जवाद का मैसेज आया, जवाद ऐड नहीं है। आई थिंक अहमद फारूक भी ऐड नहीं होंगे, जवाद भी ऐड नहीं होंगे और सुमीत भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इन तीनों ने क्विज भी नहीं दिया है। तो बेटा इन तीनों को ऐड करें, हसीबुल्ला, और इनको बताएं कि क्विज का क्या टाइम था, ये क्विज अटेम्प्ट करें। ये 3 इनके लिए दोबारा मैं नई एग्जाम्पल रख दूंगी। वो एग्जाम्पल तो जाहिर है कि कर चुके हैं आप लोग। वकार आप भी, अच्छा आप ये इनके साथ नहीं भाई, वकार, ये सारे लोग बच्चे अपने जो है वो नंबर जो है वो हसीब को दें और हसीब ऐड करेंगे जो स्टूडेंट्स ग्रुप पर मौजूद नहीं। मैम अगर इनपुट स्ट्रिंग में वही कैरेक्टर हो जो ईओएफ के लिए यूज कर रहे हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? बेटा ये अच्छा सवाल आपने पूछा है, कंपाइलर डिजाइन का सवाल पूछा है बेसिकली आपने। लेकिन बहरहाल ये जो इनपुट ईओएफ फाइल वाला जो होता है ना, हम बहुत सोच समझ के रखते हैं और इसके लिए श्योरली हम ऐसा रखते हैं, सेंटिनल कैरेक्टर हमेशा ऐसा ही सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारे इनपुट में ना हो सके, क्योंकि इनपुट कैरेक्टर्स हमें पहले ही पता होंगे ना। जिस भी तरह की हम मशीन बना रहे होंगे, उस मशीन का जो इनपुट है वो हमें पता होगा। जैसे कि हम क्लास में जिस तरह की एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे इनपुट कैरेक्टर ABCD होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 0 1 होते हैं, तो हमें पता है कि डॉलर साइन कभी नहीं आएगी। अगर आप किसी ऐसी तरह का प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं कि वहां पर डॉलर का इस्तेमाल है करेंसी से रिलेटेड, या कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, तो वहां पर आप डॉलर ना लेके कोई ना कोई ऐसा सेंटिनल कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हमें जाहिर है कि इसी में से अपने कंप्यूटर सिंबल्स के अंदर जो अवेलेबल है उसी में से रखना पड़ेगा। और ये डॉलर यहाँ पर लिखने का मतलब एक और मजे की बात ये भी है कि डॉलर एक कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअली वहां पर डॉलर यूज हो रहा होगा। डॉलर का मतलब है कि इस वक्त जब मैं एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ कि ये डॉलर एंड ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाइनरी नंबर 0 और 1 कहते हैं ना, कि बाइनरी और 0 और 1 है। अब कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 थोड़ी होता है, कंप्यूटर के अंदर तो करंट होता है। लेकिन एक्चुअली उस करंट को लिखने के लिए, समझने के लिए हम 0 और 1 के सिंबल्स का इस्तेमाल कर देते हैं। 0 सिंबलाइज करता है किस बात को? इस बात को कि करंट 0 है। 1 सिंबलाइज करता है इस बात को कि करंट की स्टेट या सिग्नल की स्टेट ऑन है। बिल्कुल ऐसे डॉलर का ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली आपकी रैम के ऊपर डॉलर ही कहीं मौजूद होगा। ये एक सिंबल है, ये इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि जो भी आपके केस में एंड ऑफ फाइल है, वो एंड ऑफ फाइल की रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद होगी। आपके सिस्टम में एंड ऑफ फाइल किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है? नल के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, एम्प्टी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू। ये तो हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई ऐसा जरूर साइन होती है, कोई ना कोई ऐसा जरूर सिंबल होता है जो एंड ऑफ फाइल को सिंबलाइज कर रहा होता है। तभी तो हमें कन्वर्टर्स की जरूरत पड़ती है, तभी तो एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चल पाते। एक रीजन ये भी होता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग होती है। तो एंड ऑफ फाइल या डॉलर जो है ना, ये सेंटिनल एज अ सिंबॉलिक
रिप्रेजेंटेशन हम इस्तेमाल करते हैं, इसका एक्चुअली मतलब डॉलर नहीं है। ये डॉलर हम बार बार, अगर मैंने इस एग्जांपल में डॉलर लिया है तो अब मैं स्टक रहूंगी पूरे सेमेस्टर में डॉलर ही इस्तेमाल करने से, ताकि आप इसी बात को सिंबलाइज करें कि अगर ये डॉलर नजर आ गया तो एंड होगा। जरूरी नहीं है कि वहां पर डॉलर ही हो, लेकिन आपके जहन में बात हो जानी चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एंड ऑफ इनपुट को शो कर रहा है। आई होप मैं अपना जो पॉइंट है वो क्लियर कर पाई। यस मैम। अच्छा आगे हम चल रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट सिंबल है हमारे पास वो है स्टैक अल्फाबेट्स का। एक हमारे पास ऐसा सेट जरूर मौजूद होता है जो किसको सिंबलाइज करता है, स्टैक अल्फाबेट्स को। यहाँ पर मजे की बात ये, फॉर्मल डेफिनेशन वाली स्लाइड पर मैं दोबारा अगर जाऊं, हमारे पास सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स के लिए सेट अलग है, हमारे पास सेट ऑफ स्टैक अल्फाबेट्स के लिए सेट अलग है। ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके जो इनपुट अल्फाबेट हो वो ABCD हो और आपके स्टैक अल्फाबेट भी ABCD ही हो, लेकिन ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके इनपुट अल्फाबेट 1 ABCD हो और आपके स्टैक अल्फाबेट 0 1 हो। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इनपुट अल्फाबेट अलग हैं या सेम है, लेकिन हम उनको फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर अलग तरीके से ही डील करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा की एग्जांपल्स को देख रहे होंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि इनपुट टेप के ऊपर मौजूद अल्फाबेट्स का काम बिल्कुल अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल अलग है। और जो स्टैक के ऊपर अल्फाबेट्स होते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग हो, लेकिन उनका वहां पर काम बिल्कुल अलग होता है। तो एक हमारे पास फाइनाइट सेट होना चाहिए जो कि स्टैक में अल्फाबेट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस सेट को ये साइन रिप्रेजेंट करती है, हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और जाहिर है कि जब हम स्टैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टैक से रेलेवेंट 2 ऑपरेशन जरूर होते हैं। अगर कहीं पर स्टैक होता है तो स्टैक में चीजें पुश हो रही होती है, डेटा पुश हो रहा होता है और पॉप हो रहा होता है। तो हम फाइनाइट और अपने जो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर स्टैक को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पुश ऑपरेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक पॉइंटर होगा, जो पॉइंटर हमेशा किस वक्त किस चीज को पॉइंट कर रहा होगा, स्टैक के टॉप को। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं कि स्टैक के टॉप पर क्या है, तो ये पॉइंटर हमें बता रहा है कि इस वक्त स्टैक के टॉप पर A है। लेकिन अगर स्टैक खाली होगा तो ये पॉइंटर कहाँ खड़ा होगा, डॉलर सिंबल के ऊपर। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो ये डॉलर शायद आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी स्टैक का बॉटम देखने के लिए भी आपने शायद ये सिंबल इस्तेमाल किया होगा कि एक हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी सिंबल हो सकता है जो रिप्रेजेंट करता है कि स्टैक एम्प्टी है। वो भी हमने फिलहाल डॉलर ही ले लिया। ठीक है, आगे चलें। ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन एक्चुअली FA या DFA या मूर मीली मशीन के अंदर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें बताता है कि किसी इनपुट कैरेक्टर के ऊपर आपको कौन सी स्टेट पर जाना है। आप कौन सी स्टेट पे ऑलरेडी खड़े हैं, उस स्टेट पे आपको कौन सा इनपुट मिले तो आपको कौन सी स्टेट पर जाना है। यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हमें बता रही है कि सबसे पहले अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन अपना डिजाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक स्टेट होनी चाहिए Q, जो कि ऑलरेडी आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर एक स्टेट हो। वो स्टेट सबसे पहले किस चीज से रिप्रेजेंट हो रही है, किस चीज को वो चेक करिए, वो ये चेक करिए कि इनपुट टेप के अंदर मेरा कौन सा अल्फाबेट पड़ा है। लेकिन सिर्फ इनपुट अल्फाबेट को नहीं देख रही है, बल्कि वो स्टैक अल्फाबेट को भी देख रही है। ठीक है, कि स्टैक अल्फाबेट में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, और इन दोनों की बुनियाद पे अगली जो स्टेट है वो डिसाइड होगी। एग्जाम्पल से देखें तो मुझे आपको समझाने में जरा ज्यादा आसान होगी। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर लिखा हुआ है पॉप ऑपरेशन। एक्चुअली ये ट्रांजिशन फंक्शन काम किस तरह से करता है, इसका मतलब है कि हम स्टेट Q1 पे खड़े हैं। Q1 पे खड़े हैं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इनपुट पर A है या नहीं है। तो इनपुट टेप हमारे पास मौजूद होगी और हम चेक करेंगे कि इनपुट टेप पर हम A को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, और हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो A है या नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सिर्फ A देख लेने से हम Q2 पर नहीं चले जाएंगे। FA के अंदर जैसे हमें A नजर आ जाता था हम Q2 पर चले जाते थे। अब यहाँ पर A देखने के बाद अगली चीज हम देखेंगे कि स्टैक के टॉप पर ये दूसरा सिंबल मौजूद है या नहीं। कॉमा के बाद जो भी दूसरा सिंबल लिखा होगा वो स्टैक का टॉप रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पर B लिखा है इसलिए हम Q2 स्टेट पर गए, अगर यहाँ पर B नहीं लिखा होता तो हम Q2 स्टेट पर नहीं जाते।
ठीक है, अगर स्टैक का टॉप और यहाँ पर लिखी हुई रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होती तो हम ये ट्रांजिशन नहीं परफॉर्म करते। ट्रांजिशन दो बेसिस पर परफॉर्म हो रही है, एक ट्रांजिशन इस बेस पर परफॉर्म हो रही है कि टेप के ऊपर क्या है, दूसरा स्टैक के टॉप पर क्या है। अच्छा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, स्टैक का टॉप भी मैच हो जाए और इनपुट सिंबल भी मैच हो जाए, तो करना क्या है? पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही है कि स्टेट को चेंज कर लेना है, Q1 से हमें Q2 पर आ जाना है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन परफॉर्म करना है। उस फंक्शन की कई शक्लें हो सकती हैं। इस वक्त यहाँ फंक्शन में लिखा हुआ है लैम्डा। जब भी स्टैक के टॉप में पहले कोई सिंबल लिखा हुआ है और वो लैम्डा में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब है पॉप। अपने जहन में हमें फिक्स कर लेना है, रट्टा मार लेना है कि अगर ये यहाँ पर एक इनपुट सिंबल दिखाया जा रहा था, स्टैक का टॉप पे बी दिखाया जा रहा था और वो बी रिप्लेस हो गया लैम्डा से, तो इसका मतलब है कि स्टैक के टॉप पर पहले बी था लेकिन अब बी नहीं रहेगा। तो जो भी बी से नीचे वाला लेटर है वो होगा, ये पॉप ऑपरेशन को रेफर कर रहा है। इस तरह की एज पे अगर रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है तो आप समझेंगे कि जो भी यहाँ पर अल्फाबेट था वो पॉप हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैम अगर लैम्डा रिप्रेजेंट करेगा ये पॉप होगा। अगर यहाँ पर एक सिंबल था ऑलरेडी, यहाँ पर बी लिखा हुआ था, सी लिखा हुआ था, डी लिखा हुआ था, कोई भी लेटर यहाँ पर लिखा हुआ था और एज के बाद यहाँ पर ये जो हमने ट्रांजिशन लाइन दिखाई है, इस लाइन के बाद वो लैम्डा में कन्वर्ट हो जाए, एक्चुअली ये चीज इसमें रिप्लेस हो रही है। पहले ये था, बाद में ये हो गया। तो अगर पहले बी था वो बाद में लैम्डा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पॉप ऑपरेशन। ओके मैम। ठीक है। दूसरे केस में स्किप हो सकता है। स्किप इस तरह से कि Q1 से Q2 पर जाने की शर्त ये है कि इनपुट टेप पे देखो A है या नहीं। हमने देखा हाँ जी, इनपुट टेप पर हम जो यहाँ पॉइंट कर रहे हैं A ही मौजूद है। हमने देखा स्टैक के टॉप पर B मौजूद है या नहीं। हमने देखा कि हाँ भाई B ही मौजूद है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद Q2 पर चले जाएं और स्टैक की पोजीशन B थी तो अभी भी B ही रहेगी। इसका क्या मतलब है कि हमने Q2 स्टेट पर तो चलेगा, स्टेट चेंज हुई है मगर स्टैक पे कोई फर्क नहीं आया। पहले भी B था, अभी भी B है। ये स्किप ऑपरेशन है। कभी कभार आपको पीडीए के अंदर कुछ पॉप होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि स्किप होता हुआ नजर आएगा। स्टैक के ऊपर हम कोई चेंज नहीं लाए। क्लियर है? ये भी बिल्कुल जी। मैम क्वेश्चन है, यहाँ पे तो हमें मैम बनाया हुआ मतलब मिला हुआ है ना ये फाइनाइट ऑटोमेटा, लेकिन हमें अगर बनाना हो तो हम फिर कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे ए आए यहाँ पे बी आए? लॉजिक आपको बनानी पड़ेगी बिल्कुल वैसे ही कि जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो फर्स्ट टाइम तो आपको एक बना बनाया प्रोग्राम दिखाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि देखो ये प्रोग्राम ऐसे वर्क कर रहा है। जब आपको उसकी वर्किंग समझ में आ जाती है तो आप अपना भी बना पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, केसेस दिखा रही हूँ कि पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर क्या क्या केस हो सकता है। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर एक ऐसा केस हो सकता है स्टेट चेंज हो रही हो साथ में पॉप हो रहा हो। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ऐसा हो सकता है कि स्टेट चेंज हो रही हो और पुश हो रहा हो। ऐसी भी स्टेट हो सकती है, ऐसा भी केस हो सकता है कि स्किप हो रहा हो। तो पहले मैं आपको इस सारे केसेस समझा दूं, आखिर में आपको एक एग्जांपल दूंगी और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आप इतने जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आप खुद से भी एक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन कर पाए। ठीक है? तो एक इजी सा, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं भी सही तो एक इजी सा तो शायद आप डिजाइन करने के काबिल हो ही जाएंगे। लेकिन जिस स्टेज पे इस वक्त आप खड़े हैं, अगर आप ये सोचें कि मुझे डिजाइन करना है, तो अभी आप डिजाइनिंग को अपने जहन में ना रख के इस वक्त सिर्फ ये सोचेंगे मुझे अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, कॉम्प्रिहेंशन आपकी 100% हो गई, तो आप बिल्कुल डिजाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग में कहीं कमी रह गई तो फिर डिजाइन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? तो डिजाइनिंग को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इससे पहले तो आप मुझे इसके फंक्शनिंग, मुझे ये तसल्ली हो जाए कि आपको समझ में आ गई। ठीक है? पहला फंक्शन जो है इसके अंदर पॉप हो सकता था, दूसरा फंक्शन हमने स्किप देखा, तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पुश हो सकता है। पुश का क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी पुश की? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए हम चेक करें इनपुट टेप के ऊपर ए मौजूद है, ठीक है, टॉप पे बी मौजूद है, जी है। अच्छा, अब बी को रिप्लेस किस में कर दें? बी को रिप्लेस कर दें बी सी में, यानी पहले बी था अब बी सी है। इसका मतलब है कि बी तो अपनी जगह पर मौजूद ही है मगर हमने कुछ पुश किया। ये सी कहां से आ गया? ये सी हुआ है पुश। अगर आपकी एज इस तरह की हो तो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने स्टैक के ऊपर कुछ पुश किया। ठीक है? तीनों केसेस जरा दोबारा रिपीट कर दूं। पहला केस ये हो सकता है कि स्टैक के टॉप पर पहले बी था लेकिन बाद में वो लैम्डा में कन्वर्ट हो गया। अगर बी एम्प्टी हो गया है तो इसका मतलब है कि बी को पॉप किया गया। ये एज रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज कर रही है पॉप ऑपरेशन को। अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि बी था और बी ही रह गया तो इसका मतलब है कि बी रिप्लेस हुआ है बी से, यानी कोई चेंज नहीं है, स्टैक पहले जैसा था
Q2 पे जाने के बाद भी स्टैक वैसा ही रहेगा। या ये हो सकता है कि Q जो आपका स्टैक था उसमें पहले हमें नजर आ रहा है कि टॉप पर B था लेकिन अब B C है, तो इसका मतलब है B तो ठीक है पहले था, ये C कहाँ से आ गया, ये हमने इसका मतलब है C स्टैक के अंदर पुश किया। इस तरह की एज हमें रिप्रेजेंट करती है कि स्टैक पे कुछ कोई चीज पुश की गई है। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा था कि ANBN यानी नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हमेशा इक्वल हो। ये एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये लैंग्वेज कोई रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। रेगुलर लैंग्वेज इसलिए नहीं है कि हमारे एफए के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नंबर ऑफ एज को काउंट कर सके। यहाँ पर जाहिर है कि अगर इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मशीन की कि वो काउंट करे कि नंबर ऑफ एज कितने हैं, मैच करे कि नंबर ऑफ बीज भी उतने ही होने चाहिए तो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, और अगर बी का काउंट और ए का काउंट मैच नहीं कर रहा तो रिजेक्ट करे। लेकिन हमारे एफए के अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो एफए से तो हम ये लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। हाँ, पुश डाउन ऑटोमेटा से हम डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है वो पुश डाउन ऑटोमेटा जो कि एक्चुअली काम क्या कर रहा है। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा, अगर ऐसे इनपुट्स को एक्सेप्ट कर लेगा जहां पर नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज इक्वल होंगे। अगर मैं उस पुश डाउन ऑटोमेटा को ए भी दूंगी एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर मैं डबल ए डबल भी दूंगी एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर मैं ट्रिपल ए ट्रिपल भी दूंगी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इनके अलावा कोई भी इनपुट दूंगी तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये कैसे कर पा रहा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग को समझने के लिए बेसिक हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी कि मशीन हमारी करेगी क्या। पहली बात, पहला स्टेप वो ये करेगी कि नंबर ऑफ एज को काउंट करेगी। जितने भी नंबर एज हैं उनको काउंट करती जाएगी। इसके पास मेमोरी पड़ी है, स्टैक पड़ा है, तो इसके लिए काउंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये एज को काउंट करेगी तो बीस के साथ क्या करेगी, जितने भी काउंटेड एज होंगे उनको बी से कंपेयर करके देखेगी। अगर सारे ए और बी आपस में कंपेयर हो गए तो हम कंसिडर करेंगे कि एज और बीस का काउंट सेम था। अगर कोई एक बी बच गया या कोई एक ए बच गया जो कि कंपेयर नहीं हो सका तो हम उसको समझेंगे कि ए और बी का नंबर इक्वल नहीं था। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो हमें पहले स्टेज पे क्या करना है, हमें पहले स्टेज पे जो भी एज मिलते जाएंगे उन एज को हमें स्टैक पर पुश करते जाना है, और दूसरा फिर ये कि जितने भी बी मिलते जाएंगे तो हम हर बी के लिए ए को पॉप कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारा स्टैक। स्टैक है खाली, स्टैक खाली है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि पॉइंटर डॉलर पे। इनपुट पे हमें पड़ा है ए बी बी। अब ए बी बी इस पुश डाउन ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट? एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि एज और बीस का काउंट बिल्कुल सेम है। अच्छा, टेप का एंड फिलहाल हम डॉलर से ही देख रहे हैं, तो ये टेप एंड हो रही है डबल ए डबल बी के बाद। और ये हमारा जो हम कौन सी स्टेट पे खड़े होंगे जब ये प्रोसेसिंग शुरू होगी, इसके अंदर 3 या 4 स्टेट्स हैं, मगर जब हमारी प्रोसेसिंग शुरू होगी तो हम कौन सी स्टेट पर होंगे? क्यू नॉट पर होंगे, ठीक है। तो हम इसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं। हम खड़े हुए क्यू नॉट पर। इनपुट टेप कहाँ है? इनपुट का पॉइंटर जो है वो इनपुट से पहले है, क्योंकि अभी तक हमने इनपुट को रीड करना ही शुरू नहीं किया है, और स्टैक खाली है। तो अब क्यू नॉट पे खड़े होके हम चेक क्या कर रहे हैं, अगली स्टेट पर जाने की कंडीशन ये है कि इनपुट से कुछ भी रीड ना करो, स्टैक पर भी कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है, और स्टैक पे कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम क्यू नॉट पे खड़े होंगे तो क्यू नॉट पे खड़े खड़े ही हम नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएंगे जिसका नाम है Q1, ठीक है। क्यू नॉट पे हमने जो एज दी है वो कुछ ऐसी एज है कि उस एज पर हम कोई प्रोसेसिंग ही नहीं कर रहे हैं, और हम क्यू नॉट से कह रहे हैं कि सीधा सीधा Q1 पे चले जाओ। हमने कंडीशन ये रखी है कि इनपुट पे कुछ भी रीड नहीं करना, स्टैक पे भी कुछ नहीं देखना, और स्टैक के अंदर चेंजिंग भी कुछ नहीं लानी। तो जैसे ही प्रोसेसिंग शुरू होगी तो प्रोसेसिंग के शुरू में ही हम खड़े हो जाएंगे Q1 पर, क्योंकि ये एज जो है ये हमें इनपुट पे भी कोई चेक नहीं लगा रही है, स्टैक पर भी कोई चेक नहीं लगा रही है, और कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर रही। तो इनिशियली हम क्यू नॉट से सीधे सीधे Q1 पर आ जाएंगे। चलो यहाँ तक ठीक है। अब जैसे ही हम डायरेक्ट Q1 से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग आसान करने के लिए मैंने आपको फिलहाल ऐसा समझाया कि आते ही आपको लूप भी देखना पड़ जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम अगली दफा आप अपना ऑटोमेटा बना सकते हैं और उसको आप क्यू नॉट से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो लूप फिर क्यू नॉट के ऊपर ही आ जाएगा। मैं जरा एज की रीडिंग आपको अलग से समझाना चाह रही थी और लूप की प्रोसेसिंग अलग से समझाना चाह रही थी। तो अब हम सीधा सीधा Q0 से Q1 पर आ गए,
ठीक है। अब जब हम Q1 पर खड़े हुए तो हमारा इनपुट पॉइंटर क्या रीड कर रहा है, A। इनपुट हमारा कहाँ पे आ गया, टेप पे हम A पे खड़े हुए हैं और स्टैक अभी भी एम्प्टी है। हमारे पास दो एजेस हैं, इन दोनों में से हम देखते हैं कि क्या कोई एज इस स्टेज से मैच कर रही है। एक एज कह रही है कि इनपुट पे पड़ा हो A और स्टैक पे भी पड़ा हो A, तो ये तो नहीं मैच कर रही। लेकिन हाँ, ये वाली एज मैच कर रही है, इनपुट पे भी है A और स्टैक भी है एम्प्टी। तो इस स्टेज पे हमें करना क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात है कि हमें स्टेट नहीं चेंज करनी है, हमें यहीं रहना है। तो स्टेट तो हमें समझ में आ गई कि अगर ये वाली कंडीशन हो कि इनपुट टेप पर A पड़ा हो और स्टैक एम्प्टी हो तो हमें Q1 पर ही रहना है। ठीक है, Q1 पर ही रहेंगे। और करना क्या है, लैम्डा चेंज हो गया A में, तो इसका क्या मतलब है, पहले था स्टैक पे लैम्डा, अब है A। स्टैक में पुश कर देंगे A को। इसका मतलब है कि हम स्टैक पर पुश कर देंगे A। बिल्कुल सही आप समझे। तो हमने अपनी स्टेट चेंज नहीं की, हम Q1 पर ही खड़े हैं, लेकिन इस ट्रांजिशन की वजह से हमने स्टैक पे पुश कर दिया A। अब हमारा इनपुट पॉइंटर कहाँ जाना चाहिए, अगले वाले A पे। अगले वाले A पे जैसे ही हमारा इनपुट पॉइंटर आया तो हमने दोनों एजेस को नोट किया, दोनों इनपुट्स को देखा कि कोई हमारी कंडीशन मैच हो रही है। एक कंडीशन थी कि अगर आपके इनपुट पर A पड़ा हो और स्टैक खाली हो, तो ये तो मैच नहीं हो रही कंडीशन। लेकिन ये वाली कंडीशन मैच हो रही है, इनपुट पे भी A है, स्टैक पे भी A है। अगर ये हो तो हमें कौन सी स्टेट पे जाना है, Q1 पे ही Q1 पे ही रहना है। स्टेट चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो स्टेट तो हमने वही रखी। और स्टैक पे कुछ करना है, A कन्वर्ट हो जाएगा किस में, A में। इसका क्या मतलब है, अब कि पुश हम करेंगे। एक और A पुश कर देंगे। तो ये प्रोसेस होने के बाद एक्चुअली स्टैक की हालत क्या हो चुकी होगी कि स्टैक पे 2 A पड़े होंगे। ठीक है, फिर हमें क्या मिला, तीसरा A मिला। अब तीसरा A मिला तो हमारी फिर यही वाली जो ट्रांजिशन है काम करेगी। इनपुट पर भी A है, स्टैक पर भी A है, Q1 पर ही रहना है और स्टैक के अंदर A पुश कर देना, ये भी हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा इनपुट पॉइंटर कहाँ पहुंच चुका होगा, B पर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेट्स सपोज हमारे इनपुट पर पड़ा है B और हमारे स्टैक पर क्या पड़ा है, A। इनपुट हो B और स्टैक पॉइंटर हो A पर, तो करना क्या है, अपनी स्टेट को चेंज करना है। अपनी स्टेट को चेंज करके Q2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस एज की वजह से जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम Q1 पे नहीं खड़े, हम खड़े हैं Q2 पर। ठीक है, क्लियर है। सही है। और पॉप करेंगे मैम। तो पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। और मलूक आप 100% सही कह रहे हैं कि दूसरा ऑपरेशन हमें नजर आ रहा है कि स्टेट चेंज करते ही हमें A को कन्वर्ट कर देना है लैम्डा पे, यानी पहला A पॉप भी हो जाएगा। तो हम जैसे ही Q2 पर गए, ये दोनों काम एक साथ हो गए। Q2 पर आएंगे भी हम उसी वक्त और स्टैक से A पॉप भी हो चुका होगा। अगली दफा हम फिर कह रहे हैं इनपुट पॉइंटर कहाँ पहुंच चुका होगा, इनपुट पॉइंटर अगले B पर। जी जी, कोई क्वेश्चन है किसी को? जी मैम। जी जी पूछे। मैम ये जो हम A और A पुट कर रहे हैं ना, ये वाला Q1 जो लूप पे है, दो कंडीशन, ये तो एक तो समझ आ गई है। जो दूसरी कंडीशन है A, A और वो ऊपर वाली पुश कर रहे हैं, ये मैम देखिए पहली वाली पहले मैं आपको ज़बानी समझाती हूँ, फिर हम दोबारा एग्जांपल को शुरू से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए पहली वाली कंडीशन काम कब करेगी कि इनपुट पे A है और लैम्डा किस चीज को शो कर रहा है कि स्टैक एम्प्टी है। ये वाली कंडीशन उस वक्त काम करेगी जब आपके इनपुट पर A रीड होगा और स्टैक खाली होगा। लेकिन जैसे ही A पुश हो जाएगा तो अब स्टैक खाली नहीं रहेगा, अब ये वाली जो इसका लेबल है ना, ये इररेलेवेंट हो जाएगा। तो बाद में जब स्टैक भरा हुआ है तो आपकी ये वाली जो है वो एज काम करेगी, ये वाली लेबल काम करेगी। दोबारा अगर एक नजर में आपको दिखा पाऊं, हमने शुरू किया था यहां से, ठीक है। स्टैक अगर खाली है तो आपका ये लेबल काम करेगा। इनपुट पे पड़ा है A, ये A कौन सा है, ये इनपुट वाला है, और स्टैक है खाली। अगर ये दोनों बातें हो जाए तो क्या कर दो, स्टैक के ऊपर A पुश कर दो। हमने पुश कर दिया A। अब देखें तो अब केस बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अब ये वाली एज काम नहीं करेगी। इनपुट पे पड़ा है A लेकिन स्टैक पे लैम्डा थोड़ी है, तो अब ये काम खत्म हो गया। अब अगला काम हम किससे करेंगे, इस वाली से। स्टैक पर भी A पड़ा है, इनपुट पर भी A पड़ा है, और आपका जो स्टैक है उसके ऊपर भी A पड़ा है। तो अब क्या कर दो,
अब ए को ए में कन्वर्ट कर दो, यानी ए के ऊपर एक और ए पॉप हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे ए पर खड़े होंगे और ए एक और पॉप हो चुका होगा। तो इन दोनों में सिंपल फर्क ये है कि पहली वाली एज काम तब करेगी जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा, और दूसरी वाली तब काम करेगी जब आपका जो स्टैक होगा उसमें ऑलरेडी एक ए पड़ा होगा। जी बख्तियार। मैम ये राइट साइड पे डबल ए आएगा ना? राइट साइड पर डबल ए आएगा ना, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं ना, एक और है, अगर ए ही रहेगा तो मतलब वो हम स्किप कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, पुश कर रहे हैं, डबल ए आएगा, यानी कि एक नहीं मैम, डबल ए क्यों आएगा? ये मैंने आपको पुश कंडीशन बताई थी कि जब भी हम कुछ पुश करते हैं तो पुराना वाला सिंबल वैसे का वैसा रहता है, एक ए ऑलरेडी पुश और ए कन्वर्ट हो चुका है डबल ए। सही है मैम, हम तो ये मशीन बनाएंगे, हमें क्या पता ए कितने आएंगे, तो ये कितने लिखेंगे हम यहाँ पे? नहीं, दो, हर दफा दो। देखिए कि मैंने आपको थोड़ा सा जरा पुश ऑपरेशन पे वापस जाऊं। अच्छा, ये भी एक और मजे की बात बताऊं, ये सब लोग ए को डबल ए नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं लिखना जरूरी समझती हूँ। देखिए, लेट्स सपोज ये वाली एग्जांपल, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने आपको पुश में ये बात जरूर बताई थी कि अगर जब कोई लेटर पुश होता है तो पुश होने की निशानी ये होती है कि स्टैक का पुराना टॉप अपनी जगह पर रहता है और वो लेटर ऐड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर पुश ऑपरेशन हो रहा है, टेप पर पड़ा है ए, स्टैक के टॉप पर पड़ा है बी, तो वो बी किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब कोई जैसे मलूक आप कह रहे हैं, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा अगर लिखा है तो मैं इससे यही मतलब ले लूं, ठीक है। इसका भी आप कह रहे हैं, जैसे मैंने आगे एजेस में लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में इस तरह भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे थोड़ी एम्बिग्विटी हो जाती है। एम्बिग्विटी ये हो जाती है कि स्टैक का पुराना टॉप था बी, अब नया टॉप होगा सी, तो ये सी क्या बी को रिप्लेस करेगा? क्या ऐसा हो रहा है कि बी पहले पॉप होगा और फिर सी आएगा, या बी भी अपनी जगह पर आएगा और सी भी अपनी जगह आएगा? तो जब इस तरह से लिखा होता है तो ये गलती हो सकती है। हो सकता है कोई इसको इस तरह से ले कि बी को पॉप करना है और फिर सी आना है। तो जब हम बी और सी दोनों लिख देते हैं तो ये एम्बिग्विटी 100% रिजॉल्व हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि बी तो अपनी जगह पर रहेगा और सी इसके ऊपर आएगा। ना लिखते तो कंफ्यूजन हो सकती थी कि शायद बी पॉप हो जाएगा और बी के बदले सी आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सेफ तरीका है कि हमेशा हम पुश ऑपरेशन इस तरह लिखते हैं कि पुराना वाला अपनी जगह पर लिखते हैं इनपुट अल्फाबेट, और नए वाले को भी अल्फाबेट को उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने जहां से ली है उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको मेंशन ना करने से बिल्कुल ये एम्बिग्विटी हो सकती है कि मुझे ए को रिप्लेस करना है, पुराने वाले ए को नए ए से रिप्लेस करना है, या ए के ऊपर ए पुश कर देना है। तो डबल ए लिखने से आसानी हो जाएगी, हर दफा डबल ए ही रहेगा। हर दफा डबल ए का मतलब ये है कि एक ए तो यही वाला है, लेकिन एक और ए ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा से, हमने सारे एज पुश किए थे। हेलो जी जी मैम, ये मैं ट्रांजिशन का पूछना था। जी इसमें जो Q1 से Q2 पे जो स्विच कर रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है बी, हम मतलब पहले ये देख रहे थे ना कि ये स्टैक में जो पहले वाला है कि ये स्टैक में है, ठीक है। तो जो दूसरा है वो हम उसमें पॉप कर रहे थे, और जो ये वाला है मतलब एरो के बाद है ये पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें मतलब लैम्डा पुश करेंगे, पॉप ए करेंगे, तो बी तो स्टैक में मतलब हम पहले ऐसे इसको रीड यहाँ में मतलब उल्टा कर रहे हैं, जैसे पहले हम कर रहे थे ए वाले में, वैसे नहीं कर रहे। एक मिनट, मैं आपकी एक तो मुझे आवाज कम आई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत शायद समझ पाई हूँ आपका सवाल, लेकिन आपका सवाल बी से रेलेवेंट है तो इस पे मैं आ रही हूँ। पहले हमें ए की बात अच्छे से क्लियर हो गई है। मलूक और बख्तियार, आप दोनों जो बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस वजह से मैंने डबल ए लगा दिया है कि जब तक हमें ए मिलता रहेगा, जब तक कि स्टैक का टॉप और इनपुट दोनों ए हमें दिखाते रहेंगे, तो हम ए को पुश करता रहेंगे। अगर एक पहली दफा आया है तो पुश की पोजीशन ऐसी होगी, सिर्फ ए होगा। लेकिन अगर ए दोबारा आ रहा है तो जाहिर है कि पिछले वाले ए के ऊपर वो पुश हो रहा है, इसलिए हम डबल ए लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। और जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक स्टेट चेंज नहीं हो रही है, हम स्टेट Q1 पर ही है, ये ओके है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बी वाली कंडीशन पर। जब पहला बी रीड होगा, अब बी रीड हुआ है तो जाहिर है कि Q1 पे बी रीड होगा, तो ये वाली ट्रांजिशन भी इररेलेवेंट हो जाएगी, ये वाली ट्रांजिशन भी इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि स्टैक के इनपुट पे है बी, तो ना ये सही कंडीशन है ना ये कंडीशन सही है। लेकिन हाँ, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही है।
स्टैक के ऊपर है बी। अच्छा, स्टैक के ऊपर है बी और फिर दूसरा चेक करेंगे क्या स्टैक के टॉप पर ए है। हाँ जी, स्टैक के टॉप पर भी ए है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। ये सही ट्रांजिशन है, इसकी वजह से बी और ए मैच हो जाने की वजह से सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि अब हम Q1 पे नहीं है, Q2 पर आ गए। पहला काम तो ये हो जाएगा। और Q2 पर आने के साथ साथ दूसरा काम क्या करना है, सिर्फ Q2 पर चले गए तो अधूरा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई। Q2 पर जाने के साथ साथ एक काम और करना है कि A को पॉप कर देना है। यानी अगर पहले A था, रीड तो मैंने B को किया लेकिन पॉप मैंने A को किया। वकार मैंने इसीलिए आपको बताया, अगर ये इन दोनों का काम सेम होता ना, तो जब हमने ये फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी तो नंबर 2 और नंबर 3 में हमने इनपुट अल्फाबेट और स्टैक अल्फाबेट को अलग अलग किया है इसलिए कि इनपुट अल्फाबेट्स का काम ही बिल्कुल अलग है और स्टैक अल्फाबेट्स का काम ही बिल्कुल अलग है। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग अलग है और इनको हम अपनी लॉजिक डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने लॉजिक ये डेवलप की है कि हम एज को तो करते जाएंगे पुश, लेकिन बी को पुश नहीं करेंगे। अगर बी को पुश कर दिया तो हमारा काम जो है वो पूरा नहीं होगा। बीज के लिए, हर एक बी के लिए हम ए को पॉप कर देंगे। तो अगर सारे बीज के लिए ए पॉप हो पाया, इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू सेम थी। और अगर कोई एक पॉप होने से रह गया तो हम समझेंगे कि इनका काउंट बराबर नहीं था। तो हमारी लॉजिक काम कुछ इस तरह से कर रही है। मैसेज किस बच्चे का है? ब्रेक हो जाए, अजान हो गई है। मैं ब्रेक खुद भी लेना चाह रही थी, नमाज पढ़ने की मुझे खुद भी जरूरत है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक दे दूंगी तो ऐसा तो नहीं कि डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर मैं वापस आऊँ तो बात समझ नहीं आए। नहीं मैम, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं? चलें तो ब्रेक ले लेते हैं। कितनी देर की ब्रेक करनी है? मैं तो 5 मिनट में पढ़ लेती हूँ नमाज। आप लोगों को कितनी देर की ब्रेक चाहिए? 15 मिनट्स मैम एटलीस्ट। 15 मिनट। चलें, 6 बजे से पहले पहले आप लोग वापस आइएगा, तो फिर हम अपनी डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे। ओके मैम। मैं तो सोच रहा था 50 मिनट की मिलेगी ब्रेक। 50 मिनट की ब्रेक चाहिए आपको? नहीं जरूरी नहीं। इतनी ब्रेक तो आपको फिजिकल क्लासेस में नहीं मिलती थी। अब क्या मतलब, आपको तो ज्यादा से ज्यादा किचन तक ही जाना होगा। ऐसा क्या करना है आपको ब्रेक में? लाके बैठ जाएं जो भी। चलें तो हम बस 20 मिनट मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है, आराम से आप वापस आ सकते हैं। यस मैम, सही है।